नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BK वर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता, चाहे वो 5 साल का एक मासूम बच्चा हो, 20 से 25 साल का कोई नौजवान हो या फिर 60 से 65 साल का कोई वरिष्ठ नागरिक। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उसका सामना इससे अवश्य होता है और वह है एंजाइटी यानी चिंता। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैंने जो टिप्स बताए हैं वो आपको चिंता जैसी बीमारी से बचने में मदद करेंगे। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी बच्चा जब पहले दिन स्कूल जाता है तो उसके मन में कई तरह के विचार उठते हैं। भले वो बोलता नहीं है लेकिन मन में तरह तरह के विचार उठते हैं। उसके मन में कुछ डर होते हैं तो कुछ चिंता होती है, कुछ खुशी होती है तो कुछ उदासी भी होती है। इसी प्रकार एक 20-25 साल का कोई नौजवान जब पहली बार डेट्स पर जाता है, जब उसे किसी टॉपिक पर कुछ लोगों के बीच बोलना होता है या जब वो इंटरव्यू फेस करने जाता है तो उसके मन में तरह तरह के विचार उठते हैं। पता नहीं क्या होगा, परफॉर्मेंस कैसा होगा, यदि कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। इसी प्रकार एक वरिष्ठ नागरिक जब अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में या फिर परिवार से संबंधित यदि कोई विवाद हो उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचता है और परेशान होता है। किसी की शादी नहीं हुई है तो किसी का सेटलमेंट बाकी है, तो तरह तरह की बातें उठती है। तो उम्र चाहे कोई भी हो, इससे कोई बचा नहीं है। भले ही कोई इससे जल्दी बाहर निकल जाता है तो कोई इसके चक्रव्यूह में फंस जाता है। इस प्रकार चिंता के लिए किसी भी समस्या का होना जरूरी है और समस्या भी वैसी होनी चाहिए जिसका समाधान संभव हो। लेकिन यही चिंता असामान्य कब बन जाती है? जब बिना किसी ठोस समस्या के व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ निगेटिव थॉट्स की वजह से काफ़ी चिंतित रहने लगता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति ही धीरे धीरे जनरलाइज एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। जनरलाइज एंजाइटी के जो शिकार व्यक्ति होते हैं वे जिंदगी की छोटी से छोटी बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। बच्चे स्कूल गए, अगर स्कूल से समय पर नहीं आते हैं तो वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी हो जाती है। वे रूम में इधर से उधर टहलना, बार बार घड़ी पर नज़र देना, लोगों से पूछना अभी बच्चे आए कि नहीं आए, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनके मन में कभी ये नहीं आता है कि बच्चे स्कूल में आने में कहीं जाम में फंस गए होंगे, कोई परेशानी होगी, तो इसे वो हल्का में नहीं लेते बल्कि काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि वो किसी को फ़ोन लगाते हैं, किसी अपनों को फ़ोन लगाते हैं, अगर उधर से कोई तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उनके मन में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव थॉट्स आते हैं। पता नहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्या हो गया, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो ये सोचने की एक प्रवृत्ति होती है जो कि हर आदमी के पर्सनालिटी पर निर्भर करती है और ये इंडिविजुअल डिफरेंस पर आधारित होता है। कोई इससे जल्दी बाहर आ जाता है और कोई इसमें उलझते चला जाता है। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से जो ग्रसित होते हैं उनके मन में बहुत सारे निगेटिव थॉट चलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी धड़कनें बढ़ जाती है, काफ़ी तेज हो जाती है और सीने में भारीपन, पेट में अजीब सी हलचल होती है जिसका कोई ठोस कोई वजह नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है। उन्हें बेवजह पसीना आता है, यहाँ तक कि वो पंखा में भी बैठे रहते हैं, एसी के अंदर भी बैठे रहते हैं, एसी में भी बैठे रहते हैं, फिर भी उन्हें पसीना आता है। बार बार उनका मुंह सूखता है और ये सब होता है तो उन्हें और भी जो भी निगेटिव थॉट्स उनके अंदर आते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, यानी कि ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है। इन्हें ठीक से नींद नहीं आ पाती है क्योंकि तरह तरह के निगेटिव थॉट्स होते हैं और
कभी कभी नौजिया होता है, यानी उल्टी होता नहीं लेकिन लगता है कि उल्टी हो जाएगा, और इस वजह से इन्हें खाने के प्रति भी रुचि भी कम हो जाती है, खाने में रुचि कम लेते हैं। इन सारी बातों की वजह से वो इतने परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर से संपर्क करना, जिसकी वजह से बेवजह का इन्वेस्टिगेशन होता है और अधिकांशतः उनके रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, फिर भी उन्हें तरह तरह की दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। जब कोई एंजाइटी एक्यूट हो जाती है तो वो पैनिक अटैक का रूप धारण कर लेती है। जब ये बार बार होता है, जब एंजाइटी पैनिक हो जाती है, जब एंजाइटी बार बार किसी भी परिस्थिति में होने लगे तो ये पैनिक अटैक हो जाता है। पैनिक अटैक में व्यक्ति के मन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। किसी भी बात के प्रति वो इतना ज़्यादा ओवर कॉशियस हो जाते हैं कि कहीं भी अकेले बाहर जाने से डरते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर मैं बाहर जाऊं कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो उन्हें कुछ न कुछ निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और उसके बारे में सोच के वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये पड़ोस में कुछ घटना हुआ, किसी को कोविड हो गया, किसी की तबीयत खराब है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की गाड़ी बगल से निकल जाता है तो भी ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके मन में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव आता है। इनकी भी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है, गला सूखता है, सीने में काफ़ी भारीपन सा हो जाता है, इन्हें लगता है कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। उसी तरह गले में लगता है कुछ फंसा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है इन्हें, और मुँह सूखना, बार बार प्यास लगना और काफ़ी तेज़ गति से सांस चलने की वजह से इन्हें काफ़ी सफोकेशंस होने लगता है, और इनके घर वाले जो भी अपने हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और ऐसे लोगों का खास करके जल्दबाजी की वजह से कभी कभी डायग्नोसिस भी गलत हो जाते हैं और इन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन इनको भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के दौर से गुजरना होता है और बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट की बात है, तो जब जनरलाइज एंजाइटी डिजॉर्डर का केस हो, यानी कि एंजाइटी माइल्ड टू मॉडरेट हो, तो इसमें मनोवैज्ञानिक की मदद लेनी चाहिए। लेकिन जब एंजाइटी एक्यूट हो जाती है, यानी पैनिक अटैक का रूप धारण कर लेती है, तो उस स्टेज में आपको कंबाइंड ट्रीटमेंट ज़्यादा लाभदायक होता है, ज़्यादा सेफ होता है। मनोचिकित्सक कुछ मेडिसिन के माध्यम से मस्तिष्क में हुए केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस करते हैं, जिससे व्यक्ति को राहत मिलती है। उन्हें जो बेचैनी और घबराहट होती है उनसे उन्हें राहत मिलती है। लेकिन अधिकांश केस में ऐसा देखा गया है कि सिर्फ मेडिसिन लेने की वजह से व्यक्ति तात्कालिक आराम तो व्यक्ति को मिल जाता है, चिंता से होने वाली परेशानी, बेचैनी और घबराहट से मुक्त तो हो जाता है, लेकिन फिर उस तरह के सिचुएशन आने से उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि उनके सोचने का तौर तरीका वही होता है। तो बेहतर होता है कि कंबाइंड ट्रीटमेंट लें, या माइल्ड टू मॉडरेट हो तो ज़्यादा प्रेफरेंस दें आप मनोवैज्ञानिक की सहायता लें। मनोवैज्ञानिक एक एंजाइटी डिजॉर्डर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जिन टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं वे, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, इसमें पेशेंट को कुछ मेंटल वर्क दिए जाते हैं। मेंटल वर्क में उन्हें इस तरह से इन्वॉल्व किया जाता है कि वो उनके मन में जो कुछ फिजूल के जो थॉट्स आते हैं, ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनसे वो बचने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि एक्टिविटी शेड्यूलिंग करते हैं। जैसे कि अधिकांशतः देखा गया है कि जो पेशेंट एंजाइटी डिजॉर्डर के हो जाते हैं, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा सोचने की प्रवृत्ति हो जाती है, उनका कोई टाइम टेबल निश्चित नहीं होता है। जब जैसा मन हुआ, सारा चीज़ उनके मूड पर डिपेंड करता है। जब मन किया ब्रश किए, जब मन किया स्नान किए, जब मन किया, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं होता है। कभी काम किए, कभी पेंडिंग डाल दिए। तो इस तरह से ऐसे लोगों का एक्टिविटी को शेड्यूल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मनोवैज्ञानिक जो दूसरे टेक्निक का प्रयोग करते हैं उसमें एक्टिविटी को शेड्यूल किया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले पेशेंट के जितने भी एक्टिविटी, टाइम आवर टू आवर का एक्टिविटी को असेसमेंट कर लिया जाता है। और असेसमेंट करने के बाद, जैसे सुबह बिस्तर छोड़ते हैं उस समय से लेकर रात में बिस्तर पड़ जाते हैं उस समय तक का असेसमेंट कर लिया जाता है। और उसके बाद जहाँ भी
लगता है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल जिस टाइम में उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है उस टाइम में, या सुबह बिस्तर से लेकर छोड़ने से लेकर रात में बिस्तर पर जाने तक का एक एक्टिविटी को शेड्यूल टाइम बनाया जाता है, जिसको उसमें कभी भी उनको फ्री नहीं छोड़ा जाता है। और साथ ही इसमें मास्टरी और प्लेजर को भी इंक्लूड किया जाता है, जो कि आप मास्टरी और प्लेजर पहले का वीडियो देखेंगे तो उसमें मास्टर और प्लेजर के बारे में डिटेल में बताया गया। या मैं ब्रीफ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। किसी भी काम को करने की कुशलता होती है जिसे हम मास्टरी के रूप में मापते हैं। इसका रेटिंग आप 1 to 10 के रूप में करें। उसी तरह प्लेजर, सपोज कीजिए कि कोई भी एक काम आप कर रहे हैं तो उससे जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो आप गेन करते हैं, उसे प्लेजर कहते हैं। यदि सपोज करें कि आप पढ़ाई करते हैं और आप गेन नहीं कर पाते, इट मीन्स कि आपका प्लेजर है ही नहीं, आपका मन नहीं लगा, फिर भी आप बैठे थे। उसी तरह से अगर आप किसी पार्टी में गए हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप गए हैं सिर्फ इसलिए कि आपको इनविटेशन मिला हुआ है, परिवार के लोग जा रहे हैं, आप भी गए, लेकिन आपको जो एक एंजॉय करना चाहिए वो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ अगर आप रेटिंग कर रहे हैं एक्टिविटी शेड्यूलिंग को, तो आप तो लिखेंगे कि पार्टी में गए, लेकिन आपका प्लेजर का रेटिंग क्या होगा? इसको अगर 1 to 10 में किया जाए तो बिलो 5 होगा। उसी तरह से सपोज करें कि आपको पढ़ने का टाइम है, किसी लेडीज़ को खाना बनाने का टाइम है, या फिर सपोज करें कि टीवी देखने का टाइम, कुछ भी को आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। सपोज करें कि आप वो काम कर रहे हैं और मास्टरी और प्लेजर की रेटिंग आपको 1 to 10 के बीच में करनी है। इस बीच में आप देखें कि अगर आपका टीवी खुला हुआ है, आप देख रहे हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, रिलैक्स नहीं फील कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपका मास्टरी और प्लेजर दोनों ही आपका रेटिंग कम होगा। उसी तरह से जैसे जैसे आप इसको एक्टिविटी शेड्यूलिंग को फॉलो करेंगे तो एक समय आएगा कि आपका मास्टरी और प्लेजर धीरे धीरे बढ़ते दोनों बढ़ेगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा इट मीन्स कि आप पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक यूज किया जाता है वो चैलेंजिंग ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। एक्चुअली होता क्या है कि जो पेशेंट एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं उनके मन में कुछ थॉट्स ज़बरदस्ती आते हैं, ऑटोमेटिक रूप से वो एक रील की तरह, फिल्म की रील की तरह चलते रहता है, जो कि और उसमें वो क्या होता है कि वो गलत धारणाएं डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में तरह तरह के थॉट्स की रूट और मजबूत हो जाती है। तो थेरापिस्ट यहाँ ये करते हैं कि उनके ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स की पहचान करते हैं, एक एक करके उसका लिस्ट बनाते हैं, और उसके बाद एक एक जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसको चैलेंज करके उसको उनके मन में जो गलत धारणाएं बैठी होती है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन जितने भी उनके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको एक एक करके दूर किया जाता है। और लास्ट में एक और चीज़ है जो कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। जो पेशेंट एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ये एक तरह का एक्सरसाइज है, फुल बॉडी एक्सरसाइज है। आपको बिस्तर पे लेटने के लिए बोला जाता है और पूरे मसल्स को एक एक करके टाइट और रिलैक्स करने के लिए बोला जाता है। ये एक टेक्निक है जिसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, इससे भी पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। इसमें आप मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, योगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें इसकी, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि बहुत ही अच्छा है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है पेशेंट को। और जब पेशेंट सीख लेते हैं तो इसे वो अपने घर पे करते हैं, जिससे काफ़ी राहत मिलती है। इसको रेगुलर करने से जो केमिकल इम्बैलेंस होते हैं अधिक से अधिक उसमें भी संतुलन देखा गया है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, इससे संतुलन देखा गया है और लंबे समय में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव तो होगा ही, उससे बचे नहीं, उसका सामना करें। अगर आप आज बच जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए एंजाइटी तो कम हो जाएगा, लेकिन अगली बार जब वो आएगा तो और तीव्रता के साथ आएगा और इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो बेहतर है ऐसे सिचुएशन को फेस करें, न कि स्किप करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।